जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैश एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का मॉडल सेट देखेंगे। इस मॉडल सेट में टोटल आपको 42 क्वेश्चन दिया गया है। तो 42 क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि किसी आवेशित खोखला जो गोला है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 1 होता है या 0 होता है या अनंत होता है या ऋणात्मक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमसे उत्तर देने से पहले आप सभी लोग अपने मन में गेस कर लीजिएगा उत्तर, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 MUF धारता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा, यानी कि 1 वोल्ट से जो आवेशित 1 MUF है उस धारता वाले संधारित्र पर कुल जो आवेश होगा कितना होगा, 0 होगा, 1 म्यू सी होगा, 1 सी होगा या अनंत होगा। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 म्यू सी। म्यू को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको कक्षा 10वीं में ही पढ़ना होता है कि म्यू को इस प्रकार से आपको दर्शाया जाता है। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, समरूप होती है कि त्वरित होती है कि अपसारित होती है या अवमंदित होती है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है कैसी होती है, इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम किसी भी एक प्रश्न का जवाब अपने कमेंट में मांगते हैं और जो लोग उस कमेंट में सही जवाब देते हैं उसका, तो हम समझते हैं कि जो हमारा पढ़ाया हुआ है वो छात्रों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, कौन कौन छात्र देख रहे हैं उस पर हमारा विशेष नज़र होता है। तो इसलिए कमेंट अवश्य करिएगा। तो तीसरा का क्या आंसर होगा उसको हमें कमेंट में करके नीचे बता दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि किलोवाट घंटा KWH, किलोवाट घंटा जो मात्रक है किसका है, विद्युत शक्ति का है कि विद्युत ऊर्जा का है कि बल आघूर्ण का है या विद्युत धारा का है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। लेंज का नियम आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 12वीं में और कक्षा 10वीं में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने को है। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, आवेश के सिद्धांत से है कि द्रव्यमान के सिद्धांत से है कि ऊर्जा के सिद्धांत से है कि संवेग के सिद्धांत से है। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है, तो इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेंज का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि 50 MUF धारता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, 50 MUF धारता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन है आपको न्यूमेरिकल में बनाना होगा। तो ऑप्शन ए में है 2.5 × 10 की पावर -4 जूल, 2.5 × 10 की पावर -3 जूल, 5 × 10 की पावर -2 जूल, 1.2 × 10 की पावर -8 जूल। इस क्वेश्चन को आपको कॉपी पर बनाकर इसका जवाब हमें कमेंट में आपको करके बताना है। क्योंकि यह जो है एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आप जल्दी से कॉपी पर बना लीजिए इसे और कमेंट में इसका जवाब अवश्य दीजिएगा और बगल में अपना नाम भी लिख दीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बॉन डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? बॉन डी ग्राफ जनरेटर एक जो है मशीन है, तो इस मशीन के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? उच्च धारा, उच्च वोल्टता, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों, या केवल अल्प धारा? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च वोल्टता। ठीक है, बॉन डी ग्राफ जनरेटर जो है उससे उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो तार के किसी काट के प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी क्या होगी? तो इसको आपको बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पे वैसे क्वेश्चन को बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। चूंकि यह जो है स्क्रीन पे वीडियो बनाया जा रहा है तो इस कारण से आपको हम न्यूमेरिकल तो बनाकर नहीं बता सकते हैं। सो ये सब जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको कमेंट में खुद ब खुद बनाकर आपको कमेंट करना है। और जैसे ही कमेंट करते हैं अगर उत्तर आपका सही आता है तो इधर से रिप्लाई भी दिया जाएगा, गलत भी उत्तर आता है तो फिर भी इसका रिप्लाई इधर से दिया जाएगा। तो जिस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं कि इसका कमेंट करना है तो उसका जवाब कमेंट के रूप में अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। यानी कि डायनेमो जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पे करता है? डायनेमो का जो कार्य है किस सिद्धांत पे आधारित है? धारा के उष्मायी प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत पर? तो डायनेमो का जो कार्य जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है विद्युत का निर्माण करना। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायनेमो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारता 5 μF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारता क्या हुई? ठीक है, कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे, यानी कि समरूप का मतलब होता है कि रूप, आकार सब कुछ जो उसका है बराबर बराबर है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं समरूप। समरूप का उच्चारण करिए, अपने आप पता लगेगा। सम माने बराबर और रूप माने जो रूप होता है अवतार। तो समरूप बूंदे यानी कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारता 5 μF है। यानी कि एक बूंद की जो धारता है वो 5 μF है। ठीक है, तो कहता है कि 64 समरूप बूंदे को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनता है। तो सबसे बड़े बूंद यानी कि 64 बूंद बराबर एक बूंद बनाया जाता है। तो सबसे बड़े बूंद की जो धारता होगी वो क्या होगी? ठीक है, सबसे बड़े बूंद की जो धारता होगी क्या होगी? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट में नीचे करके देना है। चूंकि ये भी जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इसका भी जवाब हमें कमेंट में करके अवश्य ही बताएं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, ध्यान रहे कि एक भी क्वेश्चन निगलेक्ट ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां पर उसका क्या जो है अचर रहता है? उसका आवृत्ति अचर रहता है, कि उसका वेग अचर होता है, कि तरंग लंबाई अचर होती है, कि आयाम अचर होता है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो अचर होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? ठीक है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका भी जवाब आपको कमेंट में ही करके देना होगा। और जिस जिस क्वेश्चन को हमने आपको कहा है कि इसका जवाब कमेंट में करके बताएं, उसको अपने कॉपी पर बनाकर कमेंट अवश्य करिएगा। उसी से पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा जो है हमारे वीडियो को देख रहा है और हमारे बातों को पालन कर रहा है। तो
13 का क्या आंसर होगा, इसका जवाब नीचे कमेंट में करके आपको देना है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मेहो, ओम, एम्पियर, फैराड। तो प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक है, ओम, ठीक। प्रतिघात का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है ओम, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम सुने होंगे आप लोग। तो कहता है क्वेश्चन में कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की जब लंबाई बढ़ाया जाता है तो इसका जो आवर्धन क्षमता होता है क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है या नहीं बदलता है। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखने पर उत्तर क्या होगा, ठीक है। द्विआधारी में लिखने पर जो उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो आपको इसका जवाब कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और इसका जवाब हमें कमेंट में करके बताइएगा कि 17 का क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको उत्तर देना है कमेंट में। तो 17 का क्या आंसर होगा आप हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यदि एक गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने कॉपी पे बना के हमारे इस वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट कर दे कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, इसका जवाब हमें कमेंट में करके अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए 18 नंबर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी जो श्रेणी है दृश्य भाग में पड़ती है, ब्रैकेट श्रेणी, पास्टन श्रेणी, लाइमन श्रेणी या बामर्थ श्रेणी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ब्रैकेट श्रेणी है कि पास्टन श्रेणी है कि लाइमन श्रेणी है कि बामर्थ श्रेणी है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बामर्थ श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर्थ श्रेणी जो होती है दृश्य भाग में पड़ती है, ठीक है, दृश्य भाग में बामर्थ श्रेणी पड़ती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ही देखेंगे, चूंकि अगर हम क्वेश्चन की संख्या आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आपको देखने में भी थोड़ा मन जो होगा नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में इसलिए हम 20 क्वेश्चन को रखे हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विवर्तन, ऑप्शन बी है ध्रुवन, ऑप्शन सी है अपवर्तन और ऑप्शन डी है व्यक्तीकरण। तो प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं व्यक्तीकरण, ठीक है। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को व्यक्तीकरण कहा जाता है। तो इसलिए 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को व्यक्तीकरण कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि हमारे सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो अपलोड हो या लाइव क्लास हो या प्री मार्किंग वगैरह हो तो सभी बातों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे नोटिफिकेशन के रूप में। तो आप सभी लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।